दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस मैम। ओके, खुशबू भी लेट आई है क्लास में? नो मैम, हम पहले से ही हैं। अच्छा, बोलती नहीं पर क्लास में, है ना? ऐसे करेंगे, अगली बार से आपकी क्लासेस होंगे ना तो संडे को एक ऐसा टाइम रखेंगे जिसमें सिर्फ हम बातें करेंगे, सो दैट वी गेट टू नो ईच अदर। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है ना? ओके फाइन। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। दिस इज लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नेम क्या है? वेव्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि वेव्स होता क्या है, कि वेव्स है क्या। आपको पिक्चर आता होगा ना दिमाग में कि वेव्स ऐसे हैं, यही आता ना दिमाग में? यस ठीक मैम। है, ऐसे चल रहा है, दैट इज कॉल्ड वेव। लेट्स डिस्कस दिस कि इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव हम डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव, ये थोड़ा सा आपको नया टॉपिक लग रहा होगा। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स तो फिर भी सुना होता है। फिर हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूले स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव की। तो शुरुआत करते हैं। जो ये आप कह रहे हो कि कुछ ऐसे चल रहा है, दिस इज वेव। इसमें चल क्या रहा है? इसमें डिस्टरबेंस चल रही है। वेव मोशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ डिस्टरबेंस एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर बिटवीन द टू पॉइंट्स। यानी यहां से यहां अगर आप बोल रहे हो कि वेव जा रही है, इसका मतलब यहां से यहां कुछ डिस्टरबेंस जा रही है, मैटर नहीं जा रहा। अब इसका क्या मतलब है? जैसे आप इसका एग्जांपल समझ सकते हो। मान लीजिए आपने कभी लाइन में खड़े हुए हो, किसी चीज का वेट कर रहे हो, जैसे बैंक्स में लाइन लगी होती है। ठीक है, आप वेट कर रहे हो, आप लाइन में खड़े हो पीछे, तो पीछे से अगर धक्का, मान लीजिए मैं लास्ट में खड़ी हूँ, मेरी वजह से धक्का लग जाता है, मतलब मैं जैसे मेरी वजह से मैं आगे गई, आगे धक्का लगा, फिर मैं वापस आई। फिर वो जो धक्का लगा, वो जो डिस्टरबेंस है, वो जो धक्का है, अब वो सेकंड से थर्ड से फोर्थ आगे बंदों तक पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? बताइए। यस मैम। तो वो जो धक्का यानी वो जो डिस्टरबेंस है, वो पर्सन टू पर्सन आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, बट पर्सन कहीं पर उठकर आगे गया है। अगर वो फर्स्ट बंदे तक डिस्टरबेंस चला गया, धक्का चला गया, बट लास्ट वाला बंदा उठ के गया है आगे? नहीं गया ना। मैम तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग कि डिस्टरबेंस ट्रांसफर हो रही है, लेकिन मैटर वही है, वो मैटर अपनी पोजीशन पे ही आगे पीछे हुआ। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल देखो। जैसे स्ट्रिंग होती है, मान लो एक आपके पास यहां पर मैंने इसको बांध दिया, स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग ऐसे होगी, ठीक है, इसको मैंने एक जगह फिक्स कर दिया, मैंने इसको ऐसे ऐसे मोशन कर दिया ऊपर और नीचे, तो क्या होगा? इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, एक बार ऊपर आपने डिस्टर्ब किया, ठीक है, या नीचे आपने डिस्टर्ब किया, चलो ये तो दो मैंने बना दिया, एक ही बनाते हैं हम लोग। ये कि अगर मैंने उसको एक झटका दिया तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा। कुछ देर बाद ये यहां पहुंच जाएगा, कुछ देर बाद ये यहां पहुंच रहा है। तो यहां से यहां क्या स्ट्रिंग के पार्टिकल्स आगे गए हैं बेटा? स्ट्रिंग के नो मैम। पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन उन स्ट्रिंग के पार्टिकल्स का अपनी ही जगह पे मोशन जरूर हुआ है। वो मान लीजिए ये वाला जो आपके पास पार्टिकल, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग बनाते हैं, यहाँ वाला जो पार्टिकल है, पहले वो यहाँ था, वो यहाँ पहुंच गया। यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ पहुंच गया, कुछ देर बाद आपके पास ये वापस नीचे आ गए, सारे के सारे आगे वाले ऊपर चले गए। यानी हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है। समझ में आई ये बात? दिस इज वेव। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आपके पास दो तरह की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जो मीडियम पे डिपेंड करती है। सॉलिड है, लिक्विड है, मीडियम आपके पास क्या है? सॉलिड है, गैसेस है, फ्लूइड्स है, तो उनके ऊपर डिपेंड करती है, उनके बिना वो नहीं चलेगी। लेकिन देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि हमारे पास सूरज से किरणें जो आ रही है, जो लाइट रेज आ रही है, वो वैक्यूम से भी गुजरते हुए आती हैं और फिर मीडियम से भी गुजरती है, यानी एटमोस्फेयर से गुजरती है। तो अब लाइट जो है वो भी आपके पास वेव ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो आपके सूरज से एटमॉस्फेयर तक पहुंच रही है, तो वैक्यूम में से ट्रेवल कर रही है, फिर वो मीडियम में ट्रेवल करती है। यानी कुछ इस तरह की वेव्स हैं जिनको मीडियम से फर्क नहीं पड़ रहा, उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ इस तरह की वेव्स हैं जो मीडियम पे डिपेंड करती हैं। उनमें सबसे कॉमन सिंपल सुंदर एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव्स। ठीक है, अब मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है: इनर्शिया, इलास्टिसिटी एंड मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स। थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाती हूँ आपको, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है। मान लो ये आपके पास फ्लूइड का सरफेस है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है। अगर आपने कोई पत्थर फेंका, इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा,
लेट्स से कि ये नीचे की तरफ मूव करने लगा। अब फ्लूइड का भी एक इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन करता है। अब एक पार्टिकल उसका मूव किया तो उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा पीछे की तरफ। ये मूव कर रहा है, इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो अब जैसे ये नीचे जा रहा था, इसमें वर्क डन हो रहा था अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स। ये आगे जाके कहीं रुका, ठीक है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गया ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब क्या आएगा? ड्यू टू इलास्टिसिटी दैट विल बी पुल्ड बैक, वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जाएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ऐसा नहीं कि वो यहाँ रुक जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। आपको पता है कोई बॉडी अगर रेस्ट में रहना चाहती है, कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, तो वो यहाँ से शूट कर जाएगा ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि वो चलता ही रहेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी की वजह से उसको नीचे दोबारा पुल किया जाएगा। मान लीजिए सारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक आके पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी एंड देन इट विल बी पुल बैक हियर। तो इस तरीके से अपनी पोजीशन पे ये ऊपर और नीचे वाइब्रेट करने लगा। अब इसके वाइब्रेशन की वजह से आसपास के मॉलिक्यूल्स को भी ये डिस्टरबेंस ट्रांसफर होगी, वो भी धीरे धीरे क्या करेंगे? वाइब्रेट करने लग जाएंगे। समझ में आया? तो इनर्शिया, इलास्टिसिटी और मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आपके पास यूज हो रहा है? समझ में आया? इनकी Yes, मोशन ma'am. मोशन को कराने के लिए। चलिए, अब आता है, ये तो था मीडियम के, कुछ मीडियम पे डिपेंड करती है, कुछ बिना मीडियम के भी चल लेती हैं। अब आता है डिस्टरबेंस पार्टिकल की किस तरह होती है। उसके बेसिस पे दो होते हैं। यस, स्टोन को भूल जाओ, स्टोन से आपने हिट किया, स्टोन कहीं चला गया होगा नीचे क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है, वो डूब गया होगा। आप सिर्फ एक अजम्पशन ले कि आपका वो एक मॉलिक्यूल जिसपे फोर्स लगा होगा वो अब ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दो तरह की होती है ऑन द बेसिस की पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है। जैसे हमारा सिंपल सा जो एग्जांपल था कि स्ट्रिंग को मैंने बांध दिया, ठीक है, और मैंने अगर इसको जर्क दिया तो ये कुछ ऐसे मूव किया, यानी इसका जो पार्टिकल है वो ऊपर गया, ठीक है, फिर वापस से वो नीचे आएगा और ये डिस्टरबेंस जो है आगे मूव कर रही है। तो ये जो पार्टिकल का मोशन है ये ऊपर और नीचे हो रहा है, लेकिन डिस्टरबेंस आगे मूव कर रही है, यानी वेव आगे मूव कर रही है और पार्टिकल वेव के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो इस तरह की वेव्स को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्स वेव्स। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. So in this type of wave, particle of the medium oscillate perpendicular to the direction in which the wave travels. Example, traveling wave on a tightrope. ठीक है, अब आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे सिंपल एग्जांपल क्या था? साउंड वेव। अब साउंड वेव अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है स्कूल्स में, आपको पता होगा कि आपने अगर कुछ बोला, लेट्स से मैंने बोला शैली, मैंने कुछ बोला, इसकी वजह से जो फेस के आगे वाले पार्टिकल्स है उन पे एक फोर्स लगा। मान लो ये आपके पास क्या है, ये आपके एयर के जो है पार्टिकल्स है, ठीक है, यहां मान लो मैंने कुछ बोला तो यहाँ की जो पार्टिकल्स उन पे फोर्स लगा वो आगे जाके जो है आगे चले जाएंगे, मतलब थोड़े पास पास आ जाएंगे। आगे वाले नॉर्मल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी तक। अब ये जो पार्टिकल पास आए इसको बोल रहे हैं हम लोग कंप्रेशन। अब ये एक सिंगल कंप्रेशन ड्यू टू इलास्टिसिटी, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप पे जाना चाहेंगे पार्टिकल्स। तो जब ये वापस खुलते हैं, तो जब ये खुलेगा बेटा, तो जहां कंप्रेशन है वहां थोड़ा सा ऐसे पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, और ये जैसे ही खुला तो आगे वाले जो इसकी पार्टिकल्स है वो थोड़ा पास पास आ गए, राइट। अब दोबारा से ये भी ओपन होगा इसी तरीके से, तो यहाँ पर दोबारा इधर वाले पार्टिकल्स को पुश करेगा, तो ये यहाँ एक कंप्रेशन बन गया, और जहां ये कंप्रेशन था वहां थोड़ा रेयर फ्रैक्शन बन गया। अच्छा, जो खुल रहे हैं जहां पार्टिकल्स दूर दूर हो गए इसको हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आगे वाले पार्टिकल्स को भी ये इकट्ठा कर देगा, तो एक कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में डिस्टरबेंस आगे जा रही है, और डिस्टरबेंस ट्रेवल भी इधर ही कर रही है। मान लो यहाँ आपने कुछ बोला तो यहां से डिस्टरबेंस आगे जा रही है, और पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? Yes, ma'am. तो इस तरह की wave को क्या बोलते हैं? Longitudinal wave. So in this type of wave, the particle of the medium oscillate about their mean or equilibrium position along the direction of propagation of the wave motion itself. Example, waves on springs or sound waves in air. और इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं। स्प्रिंग से मैं आपको समझाती हूँ शैली। ये देखो, मान लो आपके पास ऐसा कोई स्प्रिंग है, ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे इधर से इसको फिक्स कर दो, इधर से आपने इसको धक्का दिया, धक्का दोगे तो क्या होगा?
शुरुआत वाले पास पास आ जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा दूर दूर है अभी, राइट। फिर क्या होगा, ये आपको पता है अभी, स्प्रिंग का तो पता है, चलो ये आप अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे तो स्प्रिंग पता है कि दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से खुलेगा, खुलेगा या नहीं खुलेगा, अब ये Yes, ma'am. खुलेगा जब, Yes, ma'am. तो यहाँ पर आपके पास मान लो ये ओपन हो गया, आगे वाला थोड़े क्लोज हो जाएंगे, ऐसे करते करते जो है डिस्टर्बेंस देखो आगे जाएगी। अब ये जब ये दोबारा से ओपन होगा तो ये यहाँ आ गया मान लो, और ये थोड़े से खुल गए और ये आगे वाले टाइट हो गए, तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस जा रही है इधर, यानी वेव कहोगे आप, इधर जा रही है। और जो पार्टिकल, यानी अब आप स्प्रिंग में देखो रिंग्स हैं, वो रिंग्स जो है वो अपनी जगह पे आगे और पीछे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो इस तरह की वेव्स बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत लेट आए बेटा। चलिए बताइए इसका आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ट्रांसवर्स वेव की अगर हम बात करें तो वो मैकेनिकल भी हो सकती है और नॉन मैकेनिकल भी हो सकती है, ठीक है। वो वैक्यूम में भी चल लेगी, बिना वैक्यूम के भी चल लेगी, ठीक है। और याद रखिए ट्रांसवर्स वेव के लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की अगर आप बात करो तो जनरली सॉलिड में ही देखी जाती है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में आपको पता है कि पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव करता है, वेव मोशन के परपेंडिकुलर मूव करता है, तो ये ऊपर और नीचे ले जाने के लिए जो मटेरियल का रिजिडिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजिड कौन होता है, सॉलिड ज्यादा होता है। एनर्जी ट्रांसफर वो तभी कर पाएगा अगर आपके पास ये जो नियर बाय पार्टिकल्स हैं, अगर इसको दोबारा से पुल बैक नहीं करे या ये पुल नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफर नहीं होगी, सिंपल ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे। तो इसलिए ट्रांसवर्स वेव जनरली सॉलिड्स में, और कुछ जगह आपको अगर ऑप्शन में आ जाए कहीं पर तो सरफेस ऑफ फ्लूइड पे थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, अदरवाइज कहीं नहीं। और जो आपके पास दूसरी वेव होगी लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल तो चलती ही आपके पास मीडियम में है, वैक्यूम में चलेगी ही नहीं। तो अब मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा। संजना ने बहुत सही उत्तर दिया है, द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल व्हाइल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। क्लियर है, वेरी गुड श्वेता। Yes, ma'am. अब बात आते हैं एक नया टॉपिक की, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेस जो कर रहा है, प्रोग्रेसिव वेव का एक और नाम है ट्रेवलिंग वेव। इसमें दोनों तरह की वेव्स हो सकती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। अब ये होती क्या है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है। एक कोई भी आप वेव इमेजिन कर लो, या आप इमेजिन कर लो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन जैसे चल रहे हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वेव ट्रेवल कर रही है और जिसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इस तरह की वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स। सिंपल, क्लियर है सबको। बस आप इमेजिन करो एक दूसरी जगह जा रही है, चल रही है मस्त अपने मस्ती में, उसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जनरल फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। तो अगर हम प्लॉट करते हैं वेव, वेव हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं, देखो y और x। जैसे कि अगर हम स्ट्रिंग वाला केस लेते हैं, मान लो शुरुआत में ये स्ट्रिंग था, अगर मैंने इसमें वेव जनरेट कर दी, उसको ऊपर नीचे से डिस्टर्ब किया तो वेव बना दी मैंने। तो यहां से देखो हर एक पार्टिकल स्ट्रिंग का ऊपर और नीचे मूव कर रहा है और वेव आगे चल रही है, ठीक है। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट अगर बात करूं मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीन पोजीशन से वो कितना ऊपर या नीचे गई है, वही डिस्प्लेसमेंट है। इस पोजीशन से वो कितना ऊपर गई या कितना नीचे गई, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर इस वेव की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे कर रही है, कौन से पार्टिकल की आप बात कर रहे हो। हर पार्टिकल अपनी ही दुनिया में ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इकट्ठे सारे ऊपर और इकट्ठे सारे नीचे जा रहे हैं। शुरुआत में मान लीजिए जो पहला पार्टिकल है, यही देख लो, मान लीजिए वेव चल रही थी कॉन्टिन्यूस, उसकी मैंने जो है फोटो ले ली, ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ जा रहा है, ठीक है। हो सकता है इधर वाला पार्टिकल जो है उस टाइम नीचे आ रहा है, इधर वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऑसिलेट कर रहे हैं वो अपनी जगह पे, ठीक है। ऑसिलेट वो कर रहे हैं अपनी जगह पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से पोजीशन की बात कर रहे हो। अब ये मान लीजिए पूरा एक्स लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं तो कौन से पार्टिकल है भाई, बताओ मेरे को, उसकी बताऊंगी मैं कि वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है।
तो डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ फर्स्ट थिंग एक्स। दूसरा, अब वो एक जगह पे ऊपर नीचे जा रहा है तो टाइम भी तो ले रहा है, किसी टाइम यहाँ है, किसी टाइम यहाँ है, किसी टाइम यहाँ है। यानी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट प्रॉपरली लिखना है किसी भी जगह पे तो आपको टाइम भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यानी y इज फंक्शन ऑफ x एंड t। ठीक है, क्या बोल रहे हैं शैली? कहाँ चले जाएंगे? बीएससी फिजिक्स पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। चलो मेरे से बात करना क्लास के बाद। ठीक है, तो हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं, ये y में इस तरीके से चल रही है। तो y यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव डिपेंड करता है पोजीशन पे और टाइम के ऊपर। समझ में आ गया? आपको याद हो एसएचएम में भी ऐसे कुछ प्लॉट करते थे एसएचएम में, लेकिन एक पार्टिकल का हम लोग मोशन प्लॉट करते थे एक्स और टी के अंदर। एक्स और टी में हम लोग प्लॉट करते थे, वहां एक जो पार्टिकल है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है हम लोगों ने वो प्लॉट किया था। लेकिन यहाँ एक वेव के अंदर बहुत सारे हजारों करोड़ों पार्टिकल्स हैं जो एक ऑसिलेशन कर रहे हैं। एसएचएम वाला केस भी पढ़ेंगे जब सारे पार्टिकल्स एसएचएम करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारे पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हो। ऑसिलेशंस का आपको याद हो, ऑसिलेशंस जो है टू एंड फ्रो मोशन जो है उसका ही एक पार्ट है एसएचएम, जिसमें फोर्स माइनस के एक्स के इक्वल आता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आता है। तो एक स्पेसिफिक वेव जो आपके सिलेबस में है वो यही है, जिसमें सारे पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। हाँ शैली, आप क्लास के बाद पूछना बेटा, नहीं तो आज का लेक्चर मिस हो जाएगा। क्लास के बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट एवर यू आर सेइंग, मुझे समझ में नहीं आया अभी। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस में बी टी। यानी फंक्शन की जगह कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, कोस हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कैसे बताओगे कि गिवन फंक्शन जो है वो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? एक बात हमेशा याद रखो, एसएचएम वेव नहीं होती। आपको डायरेक्ट कई बार नीट में क्वेश्चन पूछ ले कि एसएचएम वेव है, नहीं है, अभी बताऊंगी, आप चेक भी कर सकते हो। तो गिवन जो फंक्शन है वो वो सॉरी वेव है या नहीं, इसके लिए दो कंडीशन है। पहला, कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल t स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू में कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल x स्क्वायर, वेयर v स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. Second, y is defined for all values of x and t. ये दो चीजें आप चेक करते हैं। पहला कि गिवन फंक्शन जो है अगर इस तरह का फॉर्म ले ले तो आप बोलेंगे कि ठीक है ये वेव हो सकता है। फिर दूसरी चीज ये भी चेक करेंगे क्या y डिफाइंड है सभी वैल्यूज ऑफ x और t के लिए, कहीं किसी वैल्यू पे वो इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो जैसे कि एक लॉग का हम लोग फंक्शन ले लेते हैं, लॉग ऑफ कुछ भी ले लीजिए, 2x, x प्लस 2t ले लीजिए। तो x और t की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर x प्लस 2t की वैल्यू नेगेटिव है बट लॉगरिथमिक नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता। समझ में आया? जैसे साइन का आप ले लो, साइन ऑफ मान लो a साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी, ये कोई एक फंक्शन है। तो यहाँ आपको पता है कि x और t के अब आप कुछ भी वैल्यू रखो, वैल्यू आएगी +1 और -1 के ही बीच में। समझ में आई बात? तो यानी डिफाइन तो हो गया ये हर x और t के लिए। अब आपको एक कंडीशन और चेक करना है कि क्या आपके पास ये फॉर्मेट इसका बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल क्यों करें? क्योंकि दो वेरिएबल्स आ गए ना, एक x और एक t। तो एक बार हम लोग इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t दो बार करेंगे, फिर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दो बार करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम बोलते हैं कि गिवन जो फंक्शन है यानी y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t इज अ वेव। ठीक है, दोबारा सुन लो वेदराज, हमारे पास वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे और टाइम पे। ठीक है, अब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज फंक्शन ऑफ सम वैल्यू ऑफ x और t। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, a और b कांस्टेंट, x और t का कॉम्बिनेशन होगा, x की पावर 1 t की पावर 1 एंड सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, प्लस माइनस इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी, ये तो मैंने जनरल फॉर्म, ये सभी वेव्स के लिए वैलिड है।
अगर कोई फंक्शन में दे दूं, जैसे मैं ये दे दूं y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी, और मैं पूछ लूं क्या ये वेव है, तो आप दो चीजें चेक करेंगे। पहला ये, इसको दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये दोनों ऐसे इक्वल आ जाता है, v की जगह आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, अगर ये ऐसे इक्वल आ जाता है तो आप कहोगे कि हाँ पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर आप चेक करोगे क्या ये जो गिवन फंक्शन है, साइन जो ले रखा है हमने, क्या ये कहीं किसी एक्स और टी की वैल्यू पे इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा। तो हम लोग उसमें वैल्यू चेक करके देखते हैं। जनरली हम लोग प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इन वैल्यूज पे देखते हैं, लेकिन आपको साइन का और कोस का पता है कि उनकी वैल्यूज +1 और -1 के बीच में आती है। आप कुछ भी पुट करें, ये जो एंगल आएगा बीच में कुछ भी पुट करो, वो +1 और -1 के बीच में आती है, तो वो डिफाइंड है उसके लिए। तो सेकंड कंडीशन तो ट्रू है। हम लोग जरा चेक कर लेते हैं इसका फर्स्ट कंडीशन। जस्ट गिव मी अ मिनट, मिनट की भी जरूरत नहीं है, 10 सेकंड में काम हो गया। देखो, अब जैसे मैंने क्या आपको बोला, फंक्शन ये ले लो a साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी, ये कोई भी फंक्शन है, साइन फंक्शन है। तो अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू टी, ए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, इंटू में एंगल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो जब आप टी के विद रिस्पेक्ट करो, एक्स को कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग, तो विद रिस्पेक्ट टू टी जब करोगे तो आगे क्या जाएगा, माइनस ओमेगा। इसको दोबारा कर लो, विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस ओमेगा, ए कोस का करेंगे तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आ गया, यानी एक तो ये प्लस हो गया, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन जब आप इसका एंगल का करोगे तो दोबारा से एक माइनस ओमेगा आ जाएगा ना। यस मैम। राइट। सो पहला चीज तो हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कर्ल y बाय कर्ल x देख लेते हैं। तो a साइन का कोस के एक्स माइनस में ओमेगा टी, और एंगल का करेंगे तो एक k आ जाएगा। यस, दो बार करना है, एक बार और कर लेते हैं। कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल x स्क्वायर, इसको यहां लिखते हैं हम। तो अभी इसको दोबारा करोगे तो k a कोस का हो जाएगा माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब अंदर का जब करेंगे तो एक k और आ जाएगा। समझ में आ गई ये बात सबको? ये वाला फॉर्मेट समझ में आ गया? तो दो बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे देखना है कि क्या कुछ ऐसा बन रहा है, तो मैं इस इक्वेशन के नीचे ये इक्वेशन लिख लेती हूँ, डिवाइड कर लेते हैं। कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस k स्क्वायर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैंने डिवाइड कर लिया तो ये तो कैंसिल हो गया सारा, कितना इजी हो गया। देखो a से a भी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सिंपली आपके पास क्या बन गया, कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू में कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल x। इसमें कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, और एक k स्क्वायर आ गया। क्या ये बन गया ऐसा? इसका मतलब जो गिवन फंक्शन हमने लिया, दोनों कंडीशन को चेक किया, तो ये वेव तो है, डेफिनेटली है। ठीक है, अब v स्क्वायर की जगह देखो क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर, यानी v क्या हो गया, ओमेगा बाय k। ये आपके पास स्पीड ऑफ वेव आ गया, स्पीड ऑफ वेव। व्हाट इज d, वेयर इज d? मुझे d नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, d कहाँ है? y है, t है, x है, k है, ओमेगा है, d तो कहीं भी नहीं है। y2, 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 देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, y स्क्वायर के आगे, चलो देखो y इज फंक्शन ऑफ x एंड t, ये समझ में आ गया शैली? यस मैम। ठीक है, दूसरा फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन, अब आपके पास कोई रिलेशनशिप होगा x और t के बीच में, x की पावर 1 t की पावर 1, क्या इस तरीके का कोई फॉर्मेट है? जैसे यहाँ पे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है ना, वैसे ही आपके पास ये जनरल फॉर्म हो गया है। हमने एक इसी तरीके का फॉर्म लिया, इसमें अब दो कंडीशंस हम लगाएंगे, कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर इनटू में कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल x स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड, y इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। हो गया क्लियर?
अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि इसको चेक करते हैं क्या ये वेव है, क्या ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन। तो हमने चेक किया इसका एक दो बार टी के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, दो बार एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, उसको डिवाइड कर लिया। जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास ये फॉर्मेट आ गया। अब मैं इसको कंपेयर अगर कर रही हूँ तो ये आ रहा है कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर क्या हो गया, वी स्क्वायर, यानी वी क्या हो गया, ओमेगा बाय के, एंड वी स्पीड ऑफ द वेव। क्लियर है? अब बता दो आपको क्या नहीं समझ में आ रहा। चलें आगे। अच्छा, कर्ल को डी बोल रही है। कर्ल होता है बेटा ये, ठीक है, दिस इज कर्ल। कर्ल होता है जब आपके पास एक फंक्शन में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और हमको उसका डिफरेंशिएशन करना है। मान लीजिए सिर्फ आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, दिस इज इक्वल टू 2x। लेकिन अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस टी है, मतलब दो वेरिएबल हो गए उसके अंदर, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले एक वेरिएबल के साथ करते हैं, दूसरा कांस्टेंट लेते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल के साथ करते हैं, पहला कांस्टेंट लेते हैं। तो जब हम x के साथ करेंगे तो हम t को कांस्टेंट लेंगे, यानी हम लोग अब उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। जब एक को कांस्टेंट मान रहे हो, एक के साथ करो, तो हम लोग सिंबल जो यूज करते हैं वो हम लोग कर्ल यूज करते हैं। Okay. अगर सिर्फ एक वेरिएबल होता तो d लेते हैं हम लोग, dy बाय dx। समझ में आया? ठीक है, बोलो। चलो, अब आप देखो, सिंपल इसको देख के बता सकते हैं कि वेव आगे जा रही है पीछे। उसका मैं आपको एक वो बता रही हूँ शॉर्टकट। जैसे ए एक्स प्लस माइनस बी टी है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस बी टी, तो फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी। तो अगर ए एक्स प्लस बी टी या ए एक्स माइनस बी टी अगर ऐसे है, मान लीजिए ऐसे दोनों प्लस या दोनों माइनस है, यानी कि वेव कहाँ चल रही है, वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और अगर एक प्लस है एक माइनस है, माइनस ए एक्स प्लस बी टी इस तरीके से है, यानी कि वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब जैसे हम उसी को ले लेते हैं, ये वाला हम लोगों ने ये लिया, ये बता दिया हम लोगों ने वेव है। मुझे बता दो इसको देख के कि आगे चल रही है पीछे चल रही है, इट इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और इट इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। वेयर देखो, एक प्लस है और एक माइनस है, के एक्स प्लस है ओमेगा टी माइनस है, तो कहाँ चल रही है बताओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, Positive. पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमारी वेव चल रही है। और आप इसको डायरेक्ट देख के बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ, ये फॉर्मुलेज हो गए, कॉफिशिएंट ऑफ टी बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ टी बी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है ए, यही आपके पास वेव की स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉफिशिएंट ऑफ टी कितना है ओमेगा, बाय में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है के, ओमेगा बाय के क्या होगी, स्पीड ऑफ वेव। क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो, ये तो था सिंपल, एक ऐसा फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया है जिसमें सारी वेव्स आ गई, सब वेव्स को बता रहे हैं। ठीक है, हम उससे देख सकते हैं कि वेव है नहीं है, किधर चल रही है, आगे चल रही है पीछे चल रही है, सब चेक कर लेंगे हम लोग। लेकिन एक टाइप ऑफ वेव है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, जो कि आपके सिलेबस में है। ये क्या कहती है, ये कह रही है कि ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव थ्रू अ मीडियम, अगर हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कर रहा है अबाउट देयर मीन पोजीशन, उस पर्टिकुलर वेव को हम क्या कहते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। समझ में आई बात? देखो, ये तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि वेव आगे चल रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे चल रहे हैं या आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, अगर ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है हर एक पार्टिकल, तो उस वेव को क्या बोलते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। हाँ जी बेटा, देखो वेव्स बहुत सारी हैं, बहुत तरीके से पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। ऑसिलेशंस देखो, हम लोग, आपको याद हो ऑसिलेशंस जब हमने डिस्कस किया था, ऑसिलेशंस आपके पास याद हो माइनस के
x की पावर n था, n की अलग अलग वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ऑसिलेशन कौन से टाइप का है। जब n की वैल्यू हम लोग 1 ले रहे थे, f इक्वल्स टू माइनस की x, उसको हम बोल रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेशन का ही एक हिस्सा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो जब पार्टिकल्स जितने भी आपके वेव्स में हैं, अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं अबाउट द मीन पोजीशन, उस पर्टिकुलर वेव को बोलते हैं हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। बट कोई जरूरी नहीं है कि सारी वेव में वो ऐसे चिम कर रहे हैं। समझ में आया? मैम कुछ वेव नेगेटिव भी करती है, क्या क्या? वेव नेगेटिव भी कर सकती है। नेगेटिव? मैं आप बोल रहे थे जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही करे, तो मैम नेगेटिव भी तो कर सकती है। नेगेटिव बिल्कुल ऑसिलेट ऑसिलेट। देखो पार्टिकल जब हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, मान लो मैंने स्ट्रिंग ही अटैच किया, इसको मैंने वेव की फॉर्म में जैसे कन्वर्ट अगर कर लिया, मान लो ऐसे चल रहा है, लेट्स से आपने 2-3 बार ऐसे मूव किया, ये इसकी मीन पोजीशन थी। अब पार्टिकल यहां से ऊपर जा रहा है, पार्टिकल नीचे भी आएगा, कुछ देर बाद यही वेव आपकी बेटा ऐसे भी हो जाएगी, राइट? ऐसे भी तो चलेगी। तो अपनी मीन पोजीशन पे ऊपर नीचे जो ये मूव कर रहे हैं, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अगर ये तो बात होगी ट्रांसवर्स वेव की, लॉन्गिट्यूडनल के केस में भी ऐसे ही होता है कि पार्टिकल अगर आगे पीछे जो मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो हम बोलेंगे वो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है। समझ में आया? वो आगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वो चल अपनी पोजीशन पे आगे पीछे मूव कर रहा है। क्लियर हो गया? लेकिन कंडीशन ये है कि हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो। क्लियर है? एसएचएम में भी तो आपके पास हम लोग कैसे ले रहे थे, x इज इक्वल टू 0 से लेके आगे हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे, पीछे हम लोग नेगेटिव ले रहे थे, ऐसे ही तो चल रहा था पार्टिकल आगे पीछे। ठीक है, अब आपको जो याद करना है, जो आपको पता होना चाहिए, वो है इसका जो जनरल फॉर्म है, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये आपके पास होता है जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना पिछले उसमें, एक एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया कि वो वेव है या नहीं, वो वेव है। ठीक है, वो हम लोगों ने निकाला वहां पे कि वो वेव है, लेकिन ये कौन सी वाली वेव है? वो वाली जिसमें हर पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, साइन की जगह हो सकता है कोस भी हो सकता है यहाँ पे ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स हो सकता है फाई है, हो सकता है फाई नहीं है। फाई क्या होता है? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज जैसे हम लोग जब एसएचएम की बात कर रहे थे तो हम टाइम को 0 कर रहे थे, तो हम बता रहे थे कि कहां पर है पार्टिकल उस टाइम पे। लेकिन अब यहाँ पर टाइम भी है और एक्स भी है, यानी जब आप एक्स को 0 करें और टी को 0 करें तो आपके पास वेव कहाँ है? ठीक है, आपके पास कहेंगे पार्टिकल कहाँ है, उस पोजीशन पे आप बात कर रहे हैं, तो उस पोजीशन पे जो पार्टिकल है उसकी बात कर रहे हैं, उस पोजीशन पे। तो यहाँ पर आपके पास कहां पर है वो, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज, और ये सारा होता है कंप्लीट फेज। तो हो सकता है आपके पास इनिशियल फेज 0 हो, तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करो, इसी एक्सप्रेशन में बुक्स में y की जगह एस लिखा होता है, सिंपल, कोई चेंज नहीं हो। ठीक है, और इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स आपके बुक्स में है वो मैं सारे बता देती हूँ आपको। जनरली हम लोग साइन वाली यूज करते हैं, कोस वाली भी हो सकती है। इसमें y इज इक्वल टू a साइन k, क्या होता है? वेव नंबर। व्हाट इज k? वेव नंबर। k इज इक्वल टू 2 पाई बाय में लैम्डा। हाँ, एक्सप्रेशन सेम है, मतलब जो कहना चाह रहे हैं, देखो आपको याद हो, आपके पास वेव, साइन वेव होती है वो ऐसे चल रही होती है, कोस वेव आपके पास ऐसे चल रही होती है। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट फेज के हिसाब से अलग अलग वेव आ जाती है, लेकिन आपके पास पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए साइन के की जगह 2 पाई बाय लैम्डा। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ कितनी है। तो दिस इज एक्स प्लस माइनस, मान लो फाई इनिशियली 0 है, लेट्स से मान लिया हमने 0 है। ओमेगा क्या है? 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब अगर मैं इसमें कॉमन ले लूं, y इज इक्वल टू ए साइन, लेट्स से 2 पाई बाय लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया, तो x प्लस माइनस लैम्डा बाई टी बच जाएगा इधर। लैम्डा बाई टी क्या होता है? v। देखो v का एक फॉर्म हम पहले भी निकाल चुके हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, कोफिशिएंट ऑफ t बाय कोफिशिएंट ऑफ x। एक तो ये भी फॉर्मूला होता है। दूसरा, आप इस वेव को देखो जरा, ये वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ को चलने में कितना टाइम लग रहा है?
टाइम पीरियड कैपिटल टी, एक वेव का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल टी में जाता है, तो अगर ये वेवलेंथ लैम्डा टाइम पीरियड टी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी इस वेव की, लैम्डा बाई टी। तो ये भी फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, आपकी बुक्स में वी की फॉर्म में भी लिखा होता है, ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स प्लस माइनस वी टी, ऐसे भी लिखा होता है। क्लियर है सबको? और इसको आप एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, 1 बाई टी को आप फ्रीक्वेंसी भी तो लिख सकते हो, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा ये पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के ये पता होना चाहिए, और ये जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ कि क्वेश्चन आपके पेपर में आता कैसे है। आपको कोई भी देखो, ये दे देंगे इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन दे दी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, a क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये वेव नंबर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई इनिशियल फेज, इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे, फेज। तो अब यहाँ पर ऐसे इक्वेशन दे देंगे, आपसे पूछेंगे ए बताओ का कितना है, वेवलेंथ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना, वेलोसिटी कितना, इनिशियल फेज कितना। क्या करना है आपको, सिंपल जो आपका एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा ये देख के कि कुछ कुछ ऐसी ही इक्वेशन है ये, आप इससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, सिंपली आपको इससे कंपेयर करना है। तो ए देखो क्या है, एम्पलीट्यूड तो ये आगे जो लिखा है यही है 0.05। यस मैम, 0.05। यस, अब मुझे बताओ के क्या होगा, व्हाट इज के, इसको आप थोड़ा खोल लीजिए, देखो 0.05 साइन, ये हो जाएगा पाई बाय 2 10 टी माइनस में पाई बाय 2 40 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4। अब देखो एक्स वाला कंपेयर कर लो, के एक्स क्या है, पाई बाय 2 इंटू 40, राइट, यही है ना आपके पास, और यहाँ साथ एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, आपको सिंपली के देखना है कि एक्स के साथ क्या फॉर्म है, तो के आ गया आपके पास पाई बाय 2 इंटू 40। देखो के को मैं 2 पाई बाय लैम्डा भी पुट कर सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू में 40, पाई से पाई गया, 2 1 जा 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 10, मतलब 2 और 20 को काटोगे तो लैम्डा आपके पास आ गया 1/10, वेवलेंथ भी निकाल ली हम लोगों ने। फिर आप ओमेगा को देख लो, ओमेगा कितना है बेटा, टी वाले के साथ कंपेयर कर लो, ओमेगा इज पाई बाय 2 इंटू 10, ओमेगा को आप 2 पाई एफ भी तो लिख सकते हो, पाई बाय 2 इंटू 10, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा 10। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा, पाई बाय 2, पूछी नहीं है फ्रीक्वेंसी, पूछी, अच्छा पूछी है देखो, और आपसे पूछे कि टाइम पीरियड कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/5। इनिशियल फेज बता दो कितना है, व्हाट इज इनिशियल फेज, माइनस पाई बाय 4, इसको आप देखेंगे तो दिस इज इनिशियल फेज। अब एक चीज रह गई, क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी की अब आप कोई भी फॉर्मूले निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हो, जैसे कि डायरेक्ट भी आप करो, v इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t बाय कोफिशिएंट ऑफ x, कितना हो गया 1/4, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा, फ्रीक्वेंसी देखो कितना निकाला था 5/2 इंटू लैम्डा कितना है 1/10, 5 1 जा 5 2 जा, वही आ गया आंसर 1/4। वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी भी कर सकते हो, इससे भी सेम आंसर आ जाएगा 1/4। 1/4। समझ में आया? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके अभी बोर्ड में भी आ सकता है कि आपको एक गिवन इक्वेशन दे देंगे और उसमें आपको बताना है कि इनिशियल फेज कितना है, वेलोसिटी कितना है, वेवलेंथ कितना है, फाइंड ए, एम्पलीट्यूड कितना है। ओमेगा का वैल्यू कहाँ दिया, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है बेटा, आपको पता है ये चीज। एक और होता है ओमेगा का, आपको याद हो 2 पाई बाई टी भी होता है, ठीक है। अब क्या आपको निकालना है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। मैम इनिशियल फेज कैसे निकालेंगे? इनिशियल फेज देखो आप, के एक्स और ओमेगा टी के अलावा जो टर्म बच गया यहाँ पे एंगल के अंदर, वही आपके पास क्या है, इनिशियल फेज। तो फाइव को आप कंपेयर करो माइनस पाई बाय 4, फाइव के आगे जो साइन है ना प्लस माइनस, ये आपको लेना होता है, ठीक है, तो ये आप माइनस पाई बाय 4 बताएंगे।
ठीक है। Yes, ma'am. इसमें एक और मैं आपको बता देती हूँ, कंपटीशन की तैयारी भी हो जाएगी, कि अगर मैं इसी इक्वेशन में आपसे ये पूछ लूं कि वेलोसिटी बताओ मुझे एट x इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या करोगे? तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको y, आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन कर लो। dy बाय dt क्या होता है? व्हाट इज dy बाय dt? वेलोसिटी, स्पीड, यही होता है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0.05 साइन का डिफरेंशिएशन कोस आएगा, फिर इनटू में एंगल का डिफरेंशिएशन, एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, उस एक्सप्रेशन में x की जगह 2 और t की जगह 1 पुट कर दो, आपको स्पीड मिल जाएगी वहां पे। और अगर मैं ये पूछ लूं कि मुझे एक्सेलरेशन बताओ इन्हीं पॉइंट्स पे, x इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 1, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया था, उसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर दो। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, उसमें x की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ऑलराइट। Yes, ma'am. देखो अब अपना जो ये था थोड़ा सा समझने वाला पार्ट, अब तो बहुत इजी इजी चीजें हैं, 10 मिनट लगाऊंगी ऊपर, फटाक से कंप्लीट कर देते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव क्या है? डिस्टेंस अ वेव ट्रैवल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम सच एज नंबर ऑफ मीटर्स इट ट्रैवल्स पर सेकंड। देखो ये सिंपल एक डेफिनेशन है। डिस्टेंस, आपके पास स्पीड क्या होता है? क्या होता है बेटा स्पीड? डिस्टेंस पर टाइम, On time. यही होता है। तो एक्चुअली में हम लोगों ने निकाला कितना आया था v अपना, ओमेगा वाई के। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ पुट कर लो, के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा पुट कर लो, तो ये बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी को आप 1 बाई टी पुट कर सकते हैं। ये सारे डिस्कस कर लिया मैंने, 2-3 फॉर्मूले हैं वी के। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. अब बात करते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। हाँ जी शैली बेटा। मैम ये मतलब की जो वैल्यू है मैम, ये हर केस में सेम ही कहेंगे? कौन सी वैल्यू बेटा? जो भी हमने लास्ट स्लाइड में निकाली थी इनकी, ये इससे पहले, हाँ, इस स्लाइड से पहले, इसमें मैम। ये वैल्यूज जो ओमेगा के एफ ए ये पूछ रहे सेम रहेंगी? कौन सी वैल्यू बोल रहे हो? मैम इन सबकी वैल्यू हर केस में नहीं सेम। नहीं, वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन होएगा ना। हो सकता है यहाँ पे 0.05 की जगह 2 लिखा होता, 10 की जगह 5 लिखा होता। ठीक है, लेकिन आपके पास एक्सप्रेशन का जो फॉर्म है, जैसे एक के एक्स का टर्म है, एक ओमेगा टी का टर्म है, एक इनिशियल फेज का टर्म है, ये जरूर रहेंगी, लेकिन इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। आपके पास सारी वेव्स एक जैसी थोड़ी होती है ना, सबका अलग अलग जो है मोशन होता है। किसी का एम्पलीट्यूड कम है, किसी का ज्यादा है, कोई ऊपर चल रही है, कोई नीचे चल रही है, अलग अलग वेव्स होती है, Yes, ma'am. राइट। अब देखो स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जब एक स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है, अंडर टेंशन है, ठीक है, तो उसमें स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, देखो इसमें कौन सी वेव बन रही है? अगर मैंने इसको ऐसे ऐसे मूव कर दिया तो कुछ ऐसे ही बन रही है, ट्रांसवर्स वेव ही है। यहाँ पे पार्टिकल्स वेव मोशन के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर v जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, टेंशन कितनी है स्ट्रिंग के अंदर, टेंशन इन स्ट्रिंग। दूसरा, मास पर यूनिट लेंथ कितना है, मास पर यूनिट लेंथ कितना है स्ट्रिंग का। जैसे एक स्ट्रिंग अगर पतली है, एक स्ट्रिंग में थोड़ा मोटी ले लू, हैवी ले लू, ऐसे, और दोनों को अगर मैं सेम जर्क देती हूं तो किसमें स्पीड जो है पल्स की ज्यादा होगी, ये बताओ। एक मैंने झटका दिया, एक पल्स बनी, मान लो इसमें बनी ऐसे, इसमें बनी कुछ ऐसे मोटी सी, कौन सी ज्यादा जल्दी ट्रेवल करेगी? फर्स्ट वाली मैम, पतली वाली। यानी जिसके अंदर मास पर यूनिट लेंथ कम है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि v का फॉर्मूला क्या बन गया, अंडर रूट टी बाय में म्यू। ये फॉर्मूला वैलिड किसके लिए है? स्ट्रिंग के लिए और रोप के लिए, जिसको आपने टाइटली बांधा हुआ है। अब टेंशन की भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एक तो टाइटली बांध दिया आपने, आपने एक झटका दिया, फटाक से पहुंच जाएगी। अगर आपने ढीली ढाली ले ली है, उसमें टेंशन कम है, और फिर आप उसको एक जर्क देते हो तो स्लो मूव करेगी पल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू होता है। क्लियर है सबको ये चीज? इजी है। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। देखो आपकी जो स्पीड है स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर वेव की, ट्रांसवर्स वेव की, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। टेंशन कितना है स्ट्रिंग में, जितना ज्यादा टेंशन उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ वेव, और एक मास पर यूनिट लेंथ, जितनी आपके पास कम मास पर यूनिट लेंथ रहेगा उतना स्पीड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ना। तो उसका जो फॉर्मूला निकलता है वो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू होता है। ओके मैम। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड भी होती है, तो स्पीड ऑफ साउंड की बात कर लेते हैं हम लोग।
इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ई बाय रो। ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, एंड रो क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इलास्टिसिटी भी मीडियम की है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है ये साउंड का जो वेव है, लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है, क्योंकि देखो मीडियम में ही चलती है, बिना मीडियम के तो वैसे भी नहीं चल सकती। तो एक बहुत ही कॉमन सा एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है इस टॉपिक के अंदर कि स्पीड जो है वो सॉलिड में ज्यादा होगी, लिक्विड में ज्यादा होगी वेव की, या फिर गैसेस में ज्यादा होगी, किस में लग रहा है आपको? लिक्विड। लिक्विड में ज्यादा होगी। मैम इतना आसान सा गेम है, शालिनी तो मैम जनरली गैस बोलते हैं, गैस में ज्यादा होगी। मैम देखो सॉरी अब हम इन दो टर्म्स को चेक करते हैं। सॉलिड्स के केस में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किस में है, सॉलिड में है। ठीक है, उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड है, आप उसको डीफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा से रिगेन करना चाहेंगे ज्यादा जल्दी, तो इलास्टिसिटी इसका ज्यादा है। डेंसिटी की अगर बात करें, देखो इसके हिसाब से बताओ मुझे, स्पीड अप बढ़ जाएगी सॉलिड के अंदर, जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा, ये देखो इस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना, तो उसमें ज्यादा स्पीड हो जाएगी, तो यानी वी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन वी ऑफ लिक्विड देन वी ऑफ गैसेस। अब डेंसिटी चेक कर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन डेंसिटी ऑफ गैसेस। एटम मॉलिक्यूल्स किसके पास पास है, सॉलिड्स के, तो मास पर यूनिट लेंथ वहां पे, मास पर यूनिट वॉल्यूम वहां ज्यादा रहता है। अब अगर इस फैक्टर को मैं चेक करूं तो ये v तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा है तो सॉलिड में स्पीड कम होना चाहिए था, लेकिन इलास्टिसिटी क्या कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड की इलास्टिसिटी ज्यादा है तो उसमें स्पीड ज्यादा रहेगी। ये क्या हो गया, तो इसमें हम वो चेक करते हैं कौन सा डोमिनेट कर रहा है, इलास्टिसिटी वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट करता है, यानी स्पीड इन सॉलिड ज्यादा है, इन लिक्विड एंड देन गैसेस, ऐसे आएगा। क्यों, क्योंकि इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर है सबको? मैम तो सॉलिड की ज्यादा है, क्या बेटा? सॉलिड की ज्यादा है। सॉलिड की ज्यादा है स्पीड, जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा है देन लिक्विड देन गैसेस। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्पीड ऑफ साउंड तीनों मीडियम में चलती है। साउंड जैसे हम बोल रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर है, ये गैस हो गया, मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना एटमॉस्फेयर, यहाँ मेरी आवाज चल रही है दूसरे तक पहुंच जाती है, तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सॉलिड में भी होती है, आपको एक कप वाला एक्सपेरिमेंट याद हो, दो थर्माकोल के हम लोग कप लेते हैं, उनको हम कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, तो यहाँ एक कमरे में एक स्टूडेंट खड़ा है, दूसरे कमरे में दूसरा खड़ा है, थ्रेड से कनेक्टेड है, कान पे लगाते हो, बोलते हो, आवाज जाती है थ्रू थ्रेड। ठीक है, तो ये यानी कि सॉलिड से भी ट्रेवल कर रही है और लिक्विड से भी ट्रेवल करती है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब अगर हम सॉलिड्स की बात करें, मान लीजिए कि आपके पास मेटल रोड है और मैं आपसे पूछूं स्पीड ऑफ साउंड इन दिस रोड बताइए, तो आप कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की जगह क्या पुट कर लेते हैं, यंग्स मॉडुलस वाला जो होता है, y बाय रो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, वो वाला हम लोग कोफिशिएंट ले लेते हैं। लेकिन अगर हम गैसेस की या लिक्विड्स की अगर बात करें तो v के अंदर क्या आ जाता है, बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, चलिए अब आपके पास दो तरीके के फॉर्मूले आएंगे, एक आता है न्यूटन्स फॉर्मूला, एक आता है लैपलेस फॉर्मूला। पहला हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस। न्यूटन क्या कहते हैं कि जो साउंड का ट्रैवलिंग है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। वो क्या कह रहे हैं, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस आपको याद हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर हम आइडियल गैसेस की बात करें तो पीवी कांस्टेंट है। Yes, ma'am. अब हम बोल रहे हैं कि गैसेस, अब हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ना गैसेस का बात कर रहे हैं हम लोग, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाय रो आना चाहिए। V क्या है, बल्क मॉडुलस। आपको याद हो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस चेंज इन प्रेशर यानी इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V, यही तो होता था। यस मैम ठीक है, अब मैं इसको बना लूंगी इसी से, पहला एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो,
प्लस दूसरा एज इट इज रखो, पहले का डिफरेंशिएशन करो, दिस इज इक्वल टू 0। पी डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डीपी आ गया। ठीक है, अब यहां पर पी को एक तरफ रखें, माइनस ऑफ वी डीपी बाय डीवी आ गया। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डीपी बाय में डीवी बाय वी। समझ में आती है ये बात? मैंने इसको इसके नीचे लिख लिया, उल्टा करेंगे तो वही सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा? ये तो यही बन गया, बल्क मॉडुलस वाला, बल्क मॉडुलस कोएफिशिएंट। तो यानी कि बल्क मॉडुलस कोएफिशिएंट किसके इक्वल आ गया? प्रेशर ऑफ द गैस के। बल्क मॉडुलस एट आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में बी को आपने क्या पुट कर दिया? प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये फॉर्मूला बनता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। क्लियर है? यस मैम। अब इसके अंदर अगर हम पुट करें नॉर्मल अपने जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, एसटीपी एनटीपी, तो यहाँ प्रेशर की जगह आप पुट करें, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। डेंसिटी कितना होता है? 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो कितना आंसर आता है? आपके पास आंसर आएगा 280 समथिंग, 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस कितनी होती है? बताओ जरा, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस कितनी होती है बच्चों? 20 हर्ट्ज। स्पीड की बात कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी की नहीं बात कर रही हूँ। बताओ। 332 मीटर पर सेकेंड कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन न्यूटन के अकॉर्डिंग कितना आया? 280 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। न्यूटन ने कुछ गलत कैलकुलेशन, न्यूटन जी ने कुछ गलत कैलकुलेशन किया है। ठीक है, तो यानी कि उनका जो अजम्पशन था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसी के बेसिस पे करा हमने सारा सोल्यूशन। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। तो लाप्लेस क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके पास जो ट्रैवलिंग ऑफ साउंड है इन गैसेस अगर हम बात कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर चेंज होता है। आपको पता है साउंड में कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस बन रहे हैं। ये प्रोसेस इतना फास्ट है, मतलब जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ दूसरे कमरे में सुनाई दे जाता है, इतना फास्ट कंप्रेशन रेयरफेक्शंस बन रहे हैं कि हीट को ना अंदर आने का मौका मिलता है ना बाहर जाने को मौका मिलता है। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। याद आ गया? यस मैम। एडियाबैटिक प्रोसेस एक तो फास्ट होते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर जरूर चेंज होता है नहीं होता है? अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वहां टेम्परेचर तो बदल रहा है, राइट? क्योंकि वर्क डन के लिए एनर्जी चाहिए, उसकी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। अगर सिस्टम पे काम हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर बदलता है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? पी वी की पर गामा इज कांस्टेंट। अभी याद? अब यस मैम। अगर मैं यहाँ पर देखूं सेम जैसे मैंने पीछे किया, पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन, और मैं एक्सप्रेशन लिखूं, करके देखना, ये होमवर्क है। आपके पास आएगा गामा इंटू पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी, ऐसे ही कुछ आ जाएगा। एंड दिस इज बल्क मॉडुलस। तो अपना जो फॉर्मूला था दिस इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रो, तो बी की जगह अब क्या आ जाता है? गामा इंटू में पी। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। ये लाप्लेस करेक्शन से भी जाना जाता है। तो अब मेरे को वैल्यू पुट करनी है गामा की। देखो जब मैं नॉर्मल एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर जनरली डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो गामा की वैल्यू डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी होती है? 1.4। फॉर्मूले में पुट करके देखना, 1 + 2 बाई एफ, एफ की जगह क्या आ जाएगा? 5। पुट करोगे 1.4 आ जाएगा। तो अंडर रूट 1.4 इंटू में पी की आप पुट करोगे वही सेम, इंटू 10⁵ डेंसिटी वही 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा? 333 मीटर पर सेकेंड। यानी अब इसमें करेक्शन हो गया, अब ये सही आंसर दे रहा है। समझ में आई बात? यस मैम। अब फटाफट मैं आपको फैक्टर्स बता देती हूँ जिनके ऊपर मे भी आपके बोर्ड में कुछ पूछ लें। सबसे पहला बात कि स्पीड ऑफ साउंड गैसेस में चल रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इन पे क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो फॉर्मूला स्टडी करते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है आपके पास? अंडर रूट पी रो बाय में डेंसिटी। यही है ना अपना फाइनल फॉर्मूला करेक्शंस के बाद। तो यहां पर आप देखो टेम्परेचर तो कहीं है ही नहीं,
तो टेम्परेचर में कैसे लेके आऊं? आपके पास क्या है, गामा पी बाय रो है ना, हाँ ये है। तो टेम्परेचर में कैसे लेके आऊं? आपको याद होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भी तो इक्वेशन होती है आइडियल गैस की। तो Yes. पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन को आप चेंज कर लो, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू आरटी, और वी को यहाँ लिख लिया मैंने, वी को मैं नीचे ले गई। अब एम बाय वी को क्या लिख सकते हो आप, डेंसिटी बाय Yes. कैपिटल एम इंटू आर टी पी, यानी पी बाय रो कितना हो गया, आर टी बाय एम। यानी यहाँ आप क्या रख सकते हो बेटा, पी बाय रो की जगह ये आ जाएगा गामा आर टी बाय एम। आ गया ना टेम्परेचर में फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। इसको बोल दें आपको रूट मीन स्पीड से कंपेयर करो, रूट मीन स्पीड आपको याद है कितनी होती है, अंडर रूट 3 RT बाय एम। रेशियोज निकालने को पूछ सकते हैं। तो अब गामा अंडर रूट गामा आर टी बाई एम आ गया आपके पास। यहां पर देखो कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है या नहीं है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. अब सेकंड फैक्टर प्रेशर है, v क्या है, अंडर रूट गामा पी बाय रो। हिसाब से तो प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि प्रेशर अगर आप बढ़ाते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है। मान लो एक आप कंटेनर है, उसमें गैस है आपके पास, अगर उस पर प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, यानी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। यानी कि प्रेशर बढ़ने पे डेंसिटी भी बढ़ रही है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है सबको? जब तक कि टेम्परेचर नहीं बदल रहा। अगर आपका टेम्परेचर बदल रहा है तो वी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया था ना, गामा आर टी बाई एम। भाई प्रेशर से तो कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें तो डेंसिटी बदल जाती है। टेम्परेचर अगर चेंज कर दिया तो चेंज हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। लास्ट है अब अपना फैक्टर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है बताओ, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? नमी होती है मौसम में, तो हम ऐसे बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी है। आज तो बारिश के बाद जैसे आपको लगता हो कि नमी है मौसम में। तो अब हम लोग दो चीजें कंपेयर करते हैं। एक तो हम ड्राई एयर कंपेयर करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि ह्यूमिडिटी अगर है तो स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लो ड्राई एयर है, एक आपकी मॉइस्ट एयर है। मॉइस्ट एयर कौन सी होगी, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। मान लीजिए कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये ड्राई एयर के मॉलिक्यूल्स है। तो मुझे बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर ज्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर ज्यादा होगी? मॉइस्ट एयर। Moist ऐसे ही air. ऐसे ही लगेगा देख के, लेकिन डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, ड्राई एयर की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इसकी मॉलिक्यूल्स है ना ड्राई एयर की, उनका लगभग आपके पास 29 ग्राम पर मोल ऐसे वेट रहता है। और यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स तो हो गए आपके पास ड्राई एयर के, कुछ है वाटर के, और वाटर का कितना होता है बेटा, 18 ग्राम पर मोल। तो करा क्या गया, मान लो सेम क्वांटिटी लिए है, उसमें आपके पास कुछ भारी मॉलिक्यूल्स को निकालकर कुछ हल्के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो जिसमें सब भारी भारी है। तो ड्राई एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब वी को हम लोग चेक कर लेते हैं। वी क्या आपके पास, गामा पी बाय में रो। अब देख लो डेंसिटी जिसकी ज्यादा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम। यानी स्पीड इन ड्राई एयर थोड़ी सी कम रहती है मॉइस्ट एयर से। स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर कम है स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर से। ये अपना लास्ट फैक्टर था। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया है आज। ये आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट ले लो। ले लिया हो तो बता देना। मैम ले लिया। ये भी ले लो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। मैम ले लिया। ठीक है, तो ये था वेव्स का लेक्चर नंबर 1। समझ में आया या नहीं, पहले तो ये बताओ। टफ तो नहीं लगा? थोड़ा थोड़ा हो नो मैम। जाएगा, धीरे धीरे सारी चीज हो जाएंगी। ठीक है।